नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस बेहद खास प्राइम टाइम डिबेट शो ललकार में। मैं हूं आपके साथ कुणाल गोस्वामी। तो आज बात होगी जम्मू कश्मीर की, जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों को लेकर अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। हालांकि आज बीजेपी के लिए एक अजीब सी कंफ्यूजन देखने को मिली, जब पहली लिस्ट जारी करने के कुछ ही घंटों के बाद लिस्ट वापस ले ली गई और फिर दूसरी लिस्ट जारी हुई, जिसके बाद भारी बवाल और नाराजगी का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि ये काफी सोचने वाली बात है कि रविवार को इतनी लंबी बैठक के बाद पहली लिस्ट जारी हुई और वापस हुई। इससे कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठने लगा कि क्या बीजेपी में ऑल इज वेल है? क्या बीजेपी अपने उम्मीदवारों पर जितना विश्वास करती है उतना ही विश्वास उम्मीदवारों को बीजेपी के आला कमान पर है? जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले बीजेपी में हड़कंप सा मचा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जम्मू कश्मीर की राजनीतिक फिजाओं को सही से भांपने में नाकाम रही। यही कारण है कि वरिष्ठ नेताओं और जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की नाराजगी और प्रदर्शन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता का सबब भी बन रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस नाराज नेताओं को कैसे मना पाती है और विधानसभा चुनाव में एक होकर लड़ पाती है, क्योंकि ये चुनाव बीजेपी के लिए काफी अहम है। जम्मू कश्मीर की सत्ता में बीजेपी अपनी वापसी चाहती है और ये तब संभव है जब जनता के साथ साथ कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं को एक साथ एक मंच पर एक सुर में देखा जाए। हालांकि बीजेपी के लिए ये चुनाव बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। तो बीजेपी में जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर कैसी तैयारियां चल रही हैं, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से पहली लिस्ट में जिनका नाम ऐलान हुआ उसके कुछ खास चेहरे शामिल होंगे। उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उनकी तैयारी को समझेंगे और ये चुनाव कितना निर्णायक होगा ये भी समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट थी। लंबे चिंतन मंथन और परिवर्तन के इरादे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी पहली लिस्ट जारी कर ही दी। दरअसल सोमवार का दिन बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए काफी उलझन भरा रहा, क्योंकि बीजेपी को महज 2 घंटे के अंदर अपनी जारी की गई पहली लिस्ट को वापस लेना पड़ा। पहली लिस्ट में बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से 44 सीटों पर पहले, दूसरे और तीसरे चरण के लिए अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया। लेकिन जैसे ही लिस्ट जारी हुई, भारी बवाल और नाराजगी का सिलसिला भी शुरू हुआ। कारण वरिष्ठ नेताओं और लंबे समय से जमीन पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं की अनदेखी करना। हमारा नेता कैसा हो? अभी गुजरिया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? अभी गुजरिया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? अभी गुजरिया जैसा हो। 2 बार गोलियां चली हैं इनके ऊपर। चलो मुझे मालूम है, एक बड़े 40 साल की जिंदगी होती है, पूरी लाइफ गई, पूरी लाइफ गई थी। लाठियां कैसा हो? अभी गुजरिया जैसा हो। अभी गुजरिया हो। जैसे जैसे समय बढ़ा, जम्मू श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर और फोन कॉल्स की घंटी बजने लगी और आला कमान को एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। लिहाजा लिस्ट वापस हुई और 3 घंटे के अंदर नई लिस्ट जारी हुई, जिसमें पहले चरण के तहत होने वाली 24 सीटों में से 15 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया। अब पहले चरण को लेकर जारी हुई लिस्ट के बाद नेताओं ने राहत की सांस ली और फिर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की बात कही। एक लंबी चर्चा के बाद पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ डिटेल डिस्कशन के बाद सारा विषय भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति के समकक्ष सारा विषय रखा और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण के मतदान के लिए 15 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। बाकी के नामों की भी घोषणा भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द करेगी। भारतीय जनता पार्टी
पूरे तरीके से पूरा हमारा संगठन कार्यकर्ता हमेशा मिलकर चुनाव लड़ते हैं। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, इस जज्बे के साथ बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता काम करता है। भारतीय जनता पार्टी में किसी का भी टिकट नहीं काटा जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह, सब कार्यकर्ता एक फैमिली की तरह मिलकर काम करते हैं। राष्ट्र सेवा के संकल्प को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। हमारे परिवार में नए पुराने छोटे बड़े सब एक समान होते हैं। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट, इस मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा काम करते हैं। बहरहाल मान मनोबल के दौर के बाद सब कुछ ठीक होने की बात कही जा रही है, जिसके बाद तमाम कैंडिडेट्स जीत के इरादे के साथ मैदान में टाल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। अब कौन कितने पानी में रहेगा और किसकी चुनावी नैया पार लगेगी, इसका ऐलान 4 अक्टूबर को नतीजों के साथ होगा। तो आखिरकार 3 चरणों में होने वाली वोटिंग और वोटिंग के बाद सबकी निगाहें 4 अक्टूबर को टिकी होंगी, जहां पर जम्मू कश्मीर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा के नतीजों का ऐलान होगा। लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पहले 15 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया, आखिरकार समझ लेते हैं उनसे कि कैसा महसूस हो रहा है, क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं और कितनी बड़ी चुनौतियां हैं अब चुनाव को लेकर। 2 बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अनंतनाग वेस्ट से रफीक अहमद वानी साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ शोपिया से जावेद अहमद कादरी साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद आप दोनों को, जिस तरह से आज टिकट का ऐलान हुआ और उसके बाद अब सबकी निगाहें आप लोगों पर जा टिकी हैं। वानी साहब, शुरुआत में आप ही से कर ले रहा हूं, कैसा महसूस हो रहा है? उम्मीद थी टिकट मिलेगा और अब मिला है, तो कितनी तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो ग्राउंड जीरो में जुड़ा होता है। मेरे जितने भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन जितना भी मेरे को डायरेक्शन मिली है उसके बेस पे मैंने 1 साल से लगा हूं। मैं सारी तैयारियां हो चुकी है। बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता हमारे पास बिल्कुल बने हैं, कहीं पे कोई कमी पेशी नहीं है। हमने 10 साल गरीबों के बीच में रह के काम किया है और मुझे कोई किसी एक दूसरी पार्टी एनसी हो या पीडीपी हो तो उनके साथ कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि वो 10 साल घरों में बैठे हैं। वो दोनों एक्स एमएलए हैं, लेकिन वो होम शालीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते थे। आज वो जो डिलिमिटेशन के बाद ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है उसमें उनका 10% है, 90% उनका नहीं है। मैंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के तौर पे 3 साल काम भी किया है और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बिल्कुल 10 साल से मैं जुड़ा हूँ, ग्राउंड जीरो से जुड़ा हूँ। जितनी भी ग्रीवेंसेस है, जितने भी लोगों की समस्या है वो मैंने हल करने की कोशिश की। जितने भी गरीब लोग हैं, मिस्कीन लोग हैं, मोहताज लोग हैं, वो बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर पे भारतीय जनता पार्टी को उस मतलब जितना मैंने उनके लिए किया उसका बदला आज वोट में वो दे देंगे। और जो खासकर भारतीय जनता पार्टी में ने जम्मू कश्मीर को एक पीस दिया है, अमन दिया है। राहुल गांधी जी जब श्रीनगर लाल चौक में आइसक्रीम खा रहे हैं, जब उसका अपना टर्नओवर था तब वो क्यों नहीं घूमने आया? जब मोदी जी ने इस जम्मू कश्मीर में एक पीस दिया है तो तब जाके राहुल जी आज लाल चौक श्रीनगर में ऐश करता है। तो ये सारा श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी को जा रहा है। और मैं विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूँ, अनंतनाग वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, 1,20,000 वोट है उसमें, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का जो कश्मीर में कवल खिलेगा, सबसे पहले कवल हम जो गेट वे ऑफ कश्मीर है, काजीगुंड एरिया, अनंतनाग वेस्ट, वहीं से खिलेगा। अब वानी साहब एक चीज समझाइए, क्योंकि आज तक जम्मू कश्मीर के इतिहास में कश्मीर में कभी भी कमल नहीं खिल पाया, पॉलिटिकल अगर हम नजरिए से देखें, तो आपको पूरी उम्मीद है कि आपने अब तक जितना भी काम किया है जनता की तरफ से वो फीडबैक मिल रहा है, कि जो फीडबैक मिल रहा है उस आधार पर आप डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि भाई इस बार कमल खिला के ही रहेगा बीजेपी का कार्यकर्ता? देखिए, हमने
2014 में मैंने सीएम के अगेंस्ट अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन कंटेस्ट किया। उसके बाद जब यूएलबी का इलेक्शन हुआ, मेरी मिसेज और मैं दोनों ने अनंतनाग म्युनिसिपल काउंसिल से इलेक्शन लड़ा, दोनों ने जीत दर्ज की है। वो जो लोगों का हमने काम किया उसका परिणाम वहीं पे मिल गया। अब 10 साल से मतलब 8 साल से जो इलेक्शन यहाँ पे नहीं हो रहे थे कि यहाँ पीस की जरूरत थी। पहले लास्ट टाइम में आपने देखा कि लोकसभा का जो इलेक्शन था 30 साल के बाद इतने परसेंटेज देखने को मिली और एक त्योहार की तरह इस लोकसभा को यहाँ पे लोगों ने देखा। और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो ये मतलब अपना असेंबली इलेक्शन है इसमें उससे भी ज्यादा परसेंटेज होगी और शौक से लोग निकलेंगे और बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर पे जो गरीब लोग हैं, जो मिस्किन लोग हैं, जिनके लिए हमने ज्यादा काम किया है, जिनको हमने रिजर्वेशन दी, ओबीसी को हमने रिजर्वेशन दी, एसटी को हमने रिजर्वेशन दी, पहाड़ी को रिजर्वेशन दी, वुमेन एम्पावरमेंट किया और जो मोदी जी की स्कीमें हमने बिल्कुल ग्राउंड जीरो तक हमारे कार्यकर्ताओं ने वो पहुंचाए हैं। उसका लाभ आज भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। 3 डीडीसी भी हमारे कश्मीर से जीते हैं, 3 डीडीसी कश्मीर से जीते हैं। तो इस बार मैं वसूल के साथ कहना चाहता हूँ कम से कम 10 कमल खिलेंगे कश्मीर प्रोविंस। ठीक है, जावेद अहमद कादरी साहब, शोपिया से आपको टिकट मिलने की बहुत बहुत मुबारकबाद। साउथ कश्मीर की जब बात करते हैं तो शोपिया अपने आप लाइमलाइट होता हुआ नजर आता है, लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि 4 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे तो यहां से कमल खिलाने का काम आप करेंगे और एक बार फिर से शोपिया लाइमलाइट में आएगा। देखिए, आपको पहले से भी पता है 2014 में मैंने असेंबली इलेक्शन यहाँ पे कंटेस्ट किया था और सबसे ज्यादा वोट कश्मीर से जावेद कादरी ने यहाँ से शोपियां से जी जी सबसे ज्यादा वोट शोपियां कॉन्स्टिट्यूंसी से ही गए हैं उस टाइम भी। और आज मुझे पूरी उम्मीद है, जो मैंने 12 साल से लोगों के साथ रहा हूं और उस चीज का आज मैं यहाँ देख रहा हूं कि उस चीज का लाभ मुझे मिल रहा है। और आज जब मैं 2014 में इलेक्शन लड़ रहा था हमारे पास एजेंट नहीं थे, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है आज हमारे बूथ बने हुए, आज हमारे सेक्टर बने हुए हैं। आज जिस गाँव में हम जाते हैं और दिल से उनके साथ मिलते हैं और उनको बोलते हैं आज यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। और आपको भी और आपने यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई है उसमें सबसे बड़ा वजह यह है कि जो जब से मोदी जी आए हैं तब से शोपियान में डेवलपमेंट हुई। ठीक है, अब कादरी साहब आप कह रहे थे कि लास्ट टाइम 2014 में आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, अब 2024 में फिर से चुनावी जमीन पर आप उतरने जा रहे हैं। कितना फर्क आप देख रहे हैं तब के समय में और अब के फीडबैक में? देखिए, जब 2014 में शोपियान में तिरंगा भी नहीं चढ़ने देते थे, तब मैंने 4,500 वोट दिए हैं शोपियान से। और आज अल्लाह का शुक्र है आज शोपियान के हर घर पे हम तिरंगा देखते हैं और आज शोपियान के लोग हर जगह पे हमारा बूथ बना हुआ है, हर जगह पे हमारा सेक्टर बना हुआ है, हर बूथ पे हमारे वर्कर्स है। और आज मैं गारंटी के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि शोपियान के लोगों ने आज मन बनाया है भारतीय जनता पार्टी को जिताने की। एक और महत्वपूर्ण सवाल सर, शोपिया की जब हम बात करते हैं तो हाईली हिल एरिया है, एम्प्लॉयमेंट से लेकर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम लोग की डिमांड आज की नहीं है, डेकेड्स की रही है। पिछले 10 सालों में ऐसा क्या हुआ है जिसके आधार पर आप ये मान सकते हैं कि इस बार कमल तो खिलकर ही रहेगा? जी देखिए, यहाँ पे शोपियान में पिछले 60 सालों में कुछ नहीं किया था इन सियासतदानों ने, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज हमारे रोड डेवलप हुए, पावर डेवलप हुआ है। क्योंकि पिछले जब 2014 की बात करते थे शोपियान में 2 घंटा पावर रहता था, आज शोपियान में 24 घंटा पावर रहता है, आज शोपियान में 24 घंटा पानी रहती है। यहाँ पे जितना भी काम था मुझे लगता है इन 10 सालों में और उन 70 सालों में अगर कंपेयर करेंगे जो 70 सालों में काम नहीं हुआ वो इन 10 सालों में हुआ। ठीक है, अब वानी साहब एक चीज समझाइए, जो आपने अभी बात कही कि आप मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर भी रहे, आपने समझा कि भाई कश्मीर की जरूरतें क्या हैं, आप वक्फ बोर्ड के एक एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर भी आप काफी चर्चाओं में रहे और अब तीसरी बार एक उम्मीदों भरा ताज आपके सिर पर रखा जा रहा है कि आप कमल खिलाएंगे। दबाव महसूस हो रहा है या जनता का जो फीडबैक है वो दबाव बनने नहीं दे रहा?
बात है, जिसके जेब में गोल्डन कार्ड है, निश्चित तौर पे वो हमारे को वोट डालेंगे। जिन लोगों को हमने पीस दिया यहाँ पे, इतना टूरिज्म बढ़ा है, आज शांति से कोई कैलेंडर नहीं निकलता है। हमारे बच्चे दरबदर होते थे, 5 दिन स्कूल जाते थे, 25 दिन बंद रहता था, बम ब्लास्ट होता था। ये सारा ड्रामा बंद 2019 के बाद बंद हो गया। और जो हमारी यहाँ की रीजनल पार्टी जिन्होंने खानदानी राज यहाँ पे चलाया है, तो उन्होंने सिर्फ अपने परिवारों के लिए राजनीति की है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आम लोगों के लिए काम करता है। हमारा जो मिशन है, मोदी जी का मिशन जो है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी मंत्र को आगे लेके हम भी काम करते हैं, हमारे कार्यकर्ता भी काम करते हैं। और किसी भी हालत में इस बार यहाँ पे कमल खिलेगा। और बिल्कुल लोग यहाँ पे अमन चाहते हैं, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग पीस चाहते हैं। तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और अगर जम्मू कश्मीर में सारे, ये उमर साहब बोलते थे कि जब तक स्टेटहुड वापस नहीं आएगा तो हम इलेक्शन में पार्टिसिपेशन ही नहीं करेंगे। आज ये फिर वही जो 87 वाला जो उन्होंने राजू फारूक एडॉर्ड किया था, तो उस समय में यहाँ क्रिएशन ऑफ गन कल्चर उसी टाइम से हुआ है। शहीद सलाउद्दीन भी था एक कैंडिडेट उस समय में। तो आज सुप्रीम कमांडर है हिजबुल मुजाहिदीन का, पाकिस्तान में बैठा है, वो उनकी ही नीतियां है। तो मेरा यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे अमन दिया है, यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा दिया है, डेवलपमेंट हो रही है। 3 टायर सिस्टम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो उससे हर गली कोचों में डेवलपमेंट हो रही है। 2 एम्स जम्मू कश्मीर को मिले हैं, 7 ये मतलब अपने मेडिकल कॉलेज मिले हैं। और ट्रांसपेरेंट सिस्टम से यहाँ पे आज तमाम मतलब डिपार्टमेंटों में काम चल रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का देन है। तो इसलिए लोग बखूबी जानते हैं कि दिल्ली में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी के बगैर कोई नहीं दे सकता। 25 साल टेलीविजन नीड बेस 2-3 हजार लोग जो बिजली डिपार्टमेंट में नीड बेस के तौर पे काम करते थे, बिजली के करंट लगने से मर गए। अगर उनको कोई कंफर्म करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी है। जो ही हमारी सरकार बनेगी, हम इन सब चीजों पे काम करेंगे। और हमने जो आज मैनिफेस्टो अभी रिलीज नहीं हुआ है, जो मैनिफेस्टो हमने तैयार किया है, हमारा जो मैनिफेस्टो है, ये लोगों का चुना हुआ मैनिफेस्टो होगा। क्योंकि हमने कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्टों में 12 लोगों की कमेटी बनाई थी, 4-4, नॉर्थ में 4, सेंटर में 4, साउथ में 4 लोग गए थे, लीडर गए थे। और लोग जितने भी स्टेक होल्डर्स है, हो, यूथ हो, ट्रेड हो, हर तरीके से उनसे बात करके हमने उनसे फीडबैक लिया। उसी बेस पे हमने वही रिपोर्ट पार्टी हाईकमांड को सौंपा। और उसी बेस पे हमारा मैनिफेस्टो होगा, वो आवाम का मैनिफेस्टो होगा, हमारे घर का मैनिफेस्टो नहीं होगा। जिस तरीके से ये रीजनल पार्टी इन्होंने इस कश्मीर को बर्बाद किया है, और आज अगर यहाँ पे शांति देखने को मिलती है, तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी को क्रेडिट जा रहा है। जावेद अहमद कादरी साहब, एक चीज समझाइए, 2014 के बाद हमने देखा था कि बीजेपी और पीडीपी आउट ऑफ द टर्म जाके गवर्नमेंट बनाती हुई नजर आई थी। और उस दौरान बीजेपी का एक ही मकसद था कि कैसे भी कैसे करके जम्मू कश्मीर के गांव-गांव तक पता चले कि आखिरकार डेवलपमेंट क्या होता है। 2019 में भी हमने बहुत कुछ बदलाव देखा आर्टिकल 370 को लेकर। अब अगर कहें 2019 में जब वो तारीख आई 5 अगस्त की, तब से लेकर अब तक देखा जाए तो लगभग 5 साल पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण 5 चीजें जो आप गिनाना चाहें कि भाई ये हमारे माइलस्टोन हैं, ये हमारी वो तमाम चीजें थी जो हम अब जनता के सामने एज एन वोट की एजेंडे के तौर पर रखने जाएंगे, तो क्या आपके जहन में आता है? देखिए, पिछले 5 साल से यहाँ पे मुफ्त राशन चल रही है। एक केलर जो हमारा ये डिस्ट्रिक्ट है, ये एक पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है। पिछले 5 साल से मुफ्त चावल मिल रहा है लोगों को। गोल्डन कार्ड, जब किसी लड़की की शादी हो तो उसको 50,000 मिलते हैं। मोदी जी ने ऐसे काम किए हैं, मैं कहता हूँ आज पूरा शोपियान मोदी जी के कामों के साथ है। जितने भी स्कीम है, कम से कम 150 स्कीम का लाभ आज हम लोग यहाँ पे उठा रहे हैं। और दूसरी बात, 2014 की मैं बात करता हूँ, 2014 में यहाँ कोई झंडा नहीं उठाता था। जावेद कादरी वो बंदा था जिसने यहाँ झंडा लहराया। और अल्लाह का शुक्र है, आज आप देखिए हर घर में, शोपियान में हर इंसान चाहता है यहाँ खुशी रहे, यहाँ अमन रहे, यहाँ सुकून रहे। और तीसरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, शोपियान ये वो शोपियान है जहां में 1 साल भी हड़ता रहा, 2 साल भी हड़ता। 2010 की मैं बात करता हूँ, वो जख्म नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शोपियान को दिया, वो जख्म शोपियान के लोग कभी नहीं बोल सकते हैं। 2010 पूरे 1.5 साल
शोपियान के लोगों को वो मुसीबत उठाना पड़ा और 1.5 साल पूरा शोपियान बंद रहा। रही सवाल पीडीपी की, पीडीपी 5 साल के बाद एक आदमी को नौकरी देते हैं। जहां पे शोपियान की मैं बात करता हूं, पीडीपी ने यहां तक शोपियान में आज तक किसी को अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, कोई मिनिस्टर यहां से नहीं बनाया, क्योंकि पीडीपी में भी खानदानी राज है। और हम शुक्रगुजार है मोदी जी के पार्टी में खानदानी राज नहीं है। यहाँ पे ये देखा जाता है कौन काम करता है उसके साथ पार्टी हो। ठीक है, लेकिन कादरी साहब एक चीज और समझाइए तमाम जनता को जो इस वक्त आपको देख रही है, जो सुन रही है, कि वो ये कह रहे हैं कि भैया आज तक उन्होंने हुकूमत या फिर कांग्रेस की देखी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की देखी है, पीडीपी की देखी है, बीजेपी को ज्यादा समझने का मौका नहीं मिल पाया। एज एन लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, यू आर वर्किंग ऑन द ग्राउंड, आप जनता की नब्ज को क्या टटोल पाने में कामयाब हुए हैं कि जनता जो मांग रही है वो अब तक आपने डिलीवर किया है, और जो नहीं डिलीवर हो पाया वो आप अश्योर कर रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी तो वो जो बची कुछ चीजें हैं वो भी उनके दरवाजे तक पहुंचा दी जाएंगी? देखिए, सबसे अच्छी बात है, मैं शोपियान की बात करता हूं। शोपियान के लोग इस वक्त पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं। शोपियान वो डिस्ट्रिक्ट है जो एक खजाना है, जहाँ पे सेब का काम बहुत जोरों शोरों से हर एक घर में अल्लाह ताला ने सबको अपनी अपनी नियामत दी, लेकिन एक चीज की कमी थी शोपियान के लोगों में, वो थी पीस की कमी। मोदी जी ने हमें यहाँ पे पीस दी। यहाँ जब पहले यहाँ हड़ताल होते थे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 6 साल, जब मैं भी मैट्रिक में पढ़ता था मुझे भी पूरा याद है, 1 साल मैं भी स्कूल नहीं जा पाया। लेकिन आज यहाँ के लोग भी और मैं भी मोदी जी की इसलिए शुक्रगुजार की यहाँ पे पीस है। ठीक है, अब वानी साहब, ठीक है, मैं लौटूंगा सर, मैं लौटूंगा कादरी जी आपके पास लौटूंगा। वानी साहब आप भी लगे हाथ, बता दीजिए कि 5 बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो अब आपका तो सफर शुरू हो जाएगा, आप तो ऑफिशियली नॉमिनेटेड फेस हैं भारतीय जनता पार्टी के अनंतनाग से, आप आम जनता के बीच जाएंगे तो पिछले 10 सालों के दौरान कुछ 5 महत्वपूर्ण चीजें, बुलेट पॉइंट्स जो आप जनता के तौर पर अपने ट्रैक रिकॉर्ड के सामने रखेंगे कि भाई ये है, हम वो लेकर आए जनता के लिए। नंबर फर्स्ट, हमने पीस दिया जम्मू कश्मीर को। ठीक है, यहाँ पे वही आर्मी, वही पैरामिलिट्री फोर्स, वही सिस्टम, वही एजेंसियां, सब वही सेम है। सिर्फ एक कंट्रोल चेंज हो गया, अमित शाह जी के हाथ में होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट आ गए, क्योंकि स्टेट के चीफ मिनिस्टर के हाथ में जब ये डिपार्टमेंट हुआ करता था यहाँ पे हालत ठीक नहीं हुई। तो ये नंबर फर्स्ट हमने पीस दिया जम्मू कश्मीर को। तो नंबर 2, जो योजनाएं मोदी जी ने 150 योजनाएं, उनका लाभ डायरेक्ट गरीब को मिल रहा है और हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको मिला है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। नंबर 3, रोड कनेक्टिविटी जो नितिन गडकरी के द्वारा हुई है, सबसे ज्यादा ये 5 सालों में मैग्नेटाइजेशन हुई है, ये सब लोगों के बीच में है। करप्शन फ्री कर दिया हमने जम्मू कश्मीर को। 5-10% अभी थोड़ा सा है, वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन 90% करप्शन फ्री हो गया। डिजिटेशन जो हुई है, इसमें सारा सिस्टम ठीक हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जब बैक टू विलेज ये मतलब एक टीम जाता है एडमिनिस्ट्रेशन का और गांवों में जाके वहां पे देखते हैं कि यहाँ पे किस चीज की जरूरत है, वो ऑन स्पॉट उसका अजाला किया जाता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ये 2-3 चीजें अहम है, तो यही हमारे सामने है। और सबसे बड़ी बात जो है, कश्मीरी सिर्फ पीस चाहता था और 2-3% जो थे, जो आपको पता है, जिनके कारण इस कश्मीर को नो डाउट, अगर हम पीस की बात करते हैं तो 2014 के बाद से लगातार हम जो देख रहे हैं कि सख्ती हुई, एक बहुत शानदार शक्ति जो लोगों ने सुना, महसूस भी किया, जिसके बाद से हम कभी बंद की कॉल नहीं सुनते कभी वैली में, ना कभी स्टोन पेल्टिंग की घटना हमने कभी देखी, ना कभी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नाम कभी सुना। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आपके लिए एक चुनौती है अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पर? वानी साहब आप पहले। नहीं, अभी पहले लोगों का जो अभी रुझान है, लोगों का जो है वो बिल्कुल पीस चाहते थे, हम शांति चाहते थे, लेकिन जो यहाँ के राजनीति जो खानदानी राज चलाने वाले पार्टियां थी, उनका इस टेररिज्म से कोई कुछ नहीं था। वो इसको बढ़ावा देते थे, इनके घरों में उनकी शादियां होती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कट्टर है, ये बिल्कुल देश भगत पार्टी है, नेशन फर्स्ट पार्टी, नेक्स्ट सेल्फ लास्ट, ये हमारा मिशन है। और आप बखूबी जानते हैं कि 2019 में जब यहाँ पे
धारा 370 5 अगस्त 19 को खत्म हुआ। 15 अगस्त वही लाल चौक अनंतनाग है जहां पे मेरी मिसेज जो वाइस प्रेसिडेंट है महिला मोर्चा की, उसने तिरंगा लाल चौक में खड़ा किया। तो पाकिस्तान से भी धमकी आ गई कि 30 साल यहाँ पे हमने पाकिस्तान के झंडा चढ़ाया, आपने कैसे हिम्मत की। हम देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, हमारी दुगली पॉलिसी नहीं है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी नेशन है, सेकंड पार्टी, थर्ड सेल्फ। ठीक है, अब कादरी साहब जो बीजेपी कहती है कि भाई नेशन फर्स्ट, बीजेपी सेकंड एंड सेल्फ लास्ट, अब एक चीज समझाइए, जो शोपिया इलाका है नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है वो हमारा गढ़ रहा है, हमसे कोई शोपिया छीन नहीं सकता, तो अब इलेक्शन सामने है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की चुनौती कैसे देखते हैं आप? देखिए, असल में एक बार यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब तक जीता है और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये हाल है, वो अपना मैंडेट लोगों के सामने नहीं लाते। अभी उनका मैंडेट भी यहाँ किसी को नहीं मिला है, क्योंकि बीच में अब वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरे लोगों को ला रहे हैं, उसको यहाँ पे मैंडेट दे रहे हैं। वो जमाना और था, ये जमाना और है। आज लोगों के जहन में ये लग गया है, पता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट कौन पार्टी कर सकती है, और लोगों को पता है भारतीय जनता पार्टी वाहिद एक पार्टी है जो यहाँ डेवलपमेंट के लिए काम करे। और दूसरी बात, मैं आपसे वैसा बात करना चाहता हूँ, आज मेरे काठावालन में चीफ सेक्रेटरी खुद आता है बैक टू विलेज करने, आज डीसी साहब खुद जा रहा है बथ भोजन बैक टू विलेज करने, आज हमारा डीसी साहब जा रहा है खुद सदैव खुद लोगों को बोलता है कि आप बस आप बताओ हमें क्या करना है। और तीसरी बात जो आपने अभी बोला था, बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या है, बीजेपी का मैनिफेस्टो लोगों ने बनाया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी गई है और लोगों से पूछा गया है, आप बताइए कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या करना है। इस बात पे आज लोग भी मुतफिक है, और मैं 100% इस बात को मानता हूं कि आप लोग दिल्ली मोदी जी से पूछे। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि उन इलाकों में भी कश्मीर रीजन की वोटिंग हुई जहां कभी 0% लोग वोट देने की सोचते भी नहीं थे, घरों से बाहर नहीं निकलते थे, वो भी हमने जमहूरियत के जश्न को देखा, महसूस किया। लेकिन अब कादरी साहब, स्टेटहुड की बात तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से हम सबने सुनी कि बहुत जल्द उसको अप्लाई किया जाएगा। 370 जिसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी बार बार कह रही है, क्या है आपका टेक उस पर? देखिए, सबसे अच्छी बात है, इंशाल्लाह स्टेटहुड हमें वापस मिलना चाहिए और हमें पूरा भरोसा है अपनी पार्टी पे। अगर कोई स्टेटहुड वापस दे सकता है वो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है और कोई पार्टी नहीं दे सकती है। बाकी ये आप बेनकाब हुए हैं लोगों में, चाहे ये एनसी हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, आप खुद भी, आपको पता है, आप खुद ग्राउंड जीरो पे देख लीजिए आज इनकी हालत क्या है। ठीक है, खासकर मैं अपने शोपियान की बात करता हूँ। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन वानी साहब आपका टेक क्या कहता है? 370 के रहने से ज्यादा बेहतर चीजें ठीक थी जो उमर अब्दुल्ला कहते नजर आ रहे हैं, उसके बाद तब्दीलियां और ज्यादा बेहतर होती हुई नजर आई, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तरफ से 370 को लेकर जो बात की जा रही है उसे आप किस नजरिए से देखते हैं वानी जी? देखिए, 370 जो था वो एक बदनुमा दाग था जम्मू कश्मीर के लिए, उसी ने बर्बाद किया जम्मू कश्मीर को। अगर देश के साथ कनेक्टिविटी हो गई, कश्मीर कन्याकुमारी तक मिल गया, तो इसका एक ही कारण था जो धारा 370 खत्म होगा। जो ये दो झंडे जो कश्मीर में चलते थे, तो उसी कारण था आतंकवाद भी यहाँ पे, उसी कारण सारा ड्रामा चल रहा था, दुकानदारी उसी पे चल रही थी। लेकिन लास्ट टाइम में मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर घाटी से लोकसभा में अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। मैं गुसूख के साथ कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर हमारे रविंद्र राणा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे हैं, अगर वो कैंडिडेट होते तो अनंतनाग राजौरी निश्चित तौर पे हमारे खाते में आ जाती। लेकिन वो पार्टी की स्ट्रेटजी है। हमने एक्स चीफ मिनिस्टर दो जो है उनको करारा जवाब मिला, उमर अब्दुल्ला साहब भी हार गए, महबूबा मुफ्ती साहिबा भी हार गई। अगर 2 सीटें यहाँ पे एनसी को मिली है, वो श्रीनगर में उसका वो शिया कम्युनिटी का जो वोट है वो वोट पड़े उसको, उस बेस पे वो निकला। अगर यहाँ अनंतनाग राजौरी से अपना मियां अल्ताफ साहब निकले, वो उनका वो गद्दी निशीन है, जो पीर फरीद वो है उनका पीर कोई, तो उस बेस पे उसको वोट पड़े हैं। अदरवाइज ये दोनों सीटें वो हार जाते, ये उनका वो सेंटिमेंटल वोट पड़ा जिस तरह इंजीनियर रशीद को पड़ा है। लेकिन 2019 के बाद बिल्कुल सारे लोग यहाँ पे खुश है। ये सिर्फ इनकी ये मतलब इलेक्शन में इनका यही था 370 इसी पे ये अपनी राजनीति चलाते थे। आज
बिल्कुल, हम 12 घंटे में श्रीनगर से जम्मू पहुंचे थे। आज 4 घंटे का सफर है। इतनी मतलब टनलें बनी है, इतना डेवलपमेंट और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है। कश्मीर टू कन्याकुमारी कुछ महीनों के अंदर अंदर चालू होने जा रही है रेलवे। तो सबसे बड़ा एशिया में अगर कोई पुल है तो वो इसी जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करता है। ये भारतीय जनता पार्टी का देन है। नरेंद्र मोदी जी ने कमिटमेंट किया 2014 में जब असेंबली के इलेक्शन थे, उसमें स्पीच में उसने कहा कि अगर दिल्ली में एम्स है, कश्मीर का मेरा अपना बंदा क्यों जाएगा दिल्ली एम्स में। उसने दो एम्स दिए, एक जम्मू में दिया, एक श्रीनगर में दिया। निश्चित तौर पर मोदी जी का जो मिशन है, जो विजन है, ये बिल्कुल हर कोई कश्मीरी एक्सेप्ट करता है। और बाकी आज मतलब ये जो ड्रामा करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, ये ड्रामा आज लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लोगों को पीस चाहिए, लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को सुकून चाहिए। लोग इसी के साथ हैं। तो हमारा यही कहना है। ठीक है, लेकिन अब कादरी साहब, पॉलिटिकल पार्टीज इंडिपेंडेंट जब मैदान में लड़ती हैं तो समझ में आता है, लेकिन इस बार अलायंस के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आपके सामने है, तो नहीं देखिए, किस तरह से आप देखते हैं? गोस्वामी साहब मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए, पूरे देश में 40 पार्टियां एक साथ जुट होके हमारे खिलाफ लड़ रहे थे। तो फिर भी हमने 240 का आंकड़ा पार किया है। कांग्रेस 3 बार सेंचुरी पार नहीं कर पाया। आज यही कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर वही 87 वाले उसमें लेना चाहते हैं, क्योंकि ये इतना कमजोर हो चुके हैं कि ये गठबंधन में आते हैं। ये हजारों गठबंधन में हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने लोगों के लिए काम किया, हम 10 साल लोगों के बीच में रहे हैं। निश्चित तौर पे कश्मीर के लोग भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को अपना हक दे देंगे, अपना हक अदायगी करेंगे। ठीक है, कादरी साहब आपका छोटा सा रिएक्शन, फिर कार्यक्रम का समापन। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एक मंच पर आना क्या दिल की धड़कनों को बढ़ा देता है या और आश्वस्त करता है कि भाई चेहरे बेनकाब हो गए हैं? देखिए सर, मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं कि आप शुक्रगुजारी करें मोदी जी की, जिस मोदी जी की वजह से आप आज कश्मीर में घूम रहे हो। जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पे आदमी बाहर नहीं निकल सकता था। आज राहुल गांधी जी को कश्मीर में आके एक स्टेटमेंट देनी चाहिए, मैं शुक्रगुजार हूँ मोदी जी का, जिसकी वजह से आज वो लाल चौक में आइसक्रीम खा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रफीक अहमद वानी साहब आपका, और जावेद अहमद कादरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर से। तो ये था हमारा बेहद खास कार्यक्रम, जिसमें हमने 2 बेहद खास चेहरे कश्मीर घाटी से आपके टीवी स्क्रीन पर लाए, समझने का प्रयास किया कि किस तरह का दबाव महसूस हो रहा है, और अब जब चुनावी समर में उतरेंगे तो आखिरकार कितनी बड़ी चुनौतियां उनके सामने अपोजिशन की तरफ से होंगी, और अब तक किए गए कामों को लेकर वो कितने कॉन्फिडेंट है कि जनता इस बार घाटी में कमल खिलाने में कामयाब रहेगी। इसी के साथ हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम ललकार में आज बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। नमस्कार। स्टैंड पर पहुंची तो आखिरकार उसका आधार क्या था? ये बात छोटी छोटी सभाओं में